ताजी लिस्टिंग पर भी बात कर लेते हैं। ग्रो की अच्छी लिस्टिंग हुई है, शेयर एनएसई पे 12% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद आगे की अब योजनाएं क्या है, इस पर ग्रो के को फाउंडर सीएफओ ईशान बंसल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने। ग्रो के पेरेंट की लिस्टिंग के लिए हमारे साथ खास बातचीत के लिए को फाउंडर ईशान जी मौजूद हैं। ईशान जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बिकॉज अभी के समय में और खासकर जिस तरीके की लिस्टिंग्स हुई, एक प्रीमियम में लिस्टिंग और तंगड़े प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई है, तो अपने आप में स्टैंड आउट करता है, खासकर तब जब वैल्यूएशंस पे कई सवाल पूछे गए थे। आप इस लिस्टिंग को कैसे देखते हैं? धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे को यहाँ बुलाने के लिए और हमारे से बातचीत करने के लिए। हमारे लिए ये दिन बहुत स्पेशल है। हमारे लिए आई थिंक हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है या कम है, बट हमें लगता है कि जब मार्केट डिसाइड करती है वही फेयर वैल्यूएशन है, और इसी बिलीफ पे हमने कंपनी भी बिल्ड की है। और आज के दिन में आई थिंक ट्रेडिंग ऑलरेडी सिग्निफिकेंट हो चुकी है, तो जिस पे प्राइस अभी स्टेबल है, आई थिंक प्रोबेबली दैट इज द फेयर वैल्यूएशन इन द कंपनी। बिल्कुल, लेकिन जाहिर सी बात है जो नंबर्स आपके रहे हैं वहां पे आपने कई तरीके के मानक रहे हैं। जैसे कॉस्ट को आपने जो कम किया वो एक मानक दिया, साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहां पे आप बोल रहे हैं कि बढ़त हो रही है। क्या ये रफ्तार हम मान के चल सकते हैं कि इस वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी? ये मानना आई थिंक पॉसिबल है कि वेयर हमारा जो रेवेन्यू है वो पूरा का पूरा बॉटम लाइन में जाता है। तो अगर हम रेवेन्यू का ग्रोथ मेंटेन करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहेगी। हमारा जो कॉस्ट है वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता है, क्योंकि लार्जली फिक्स्ड है वो, तो उसके कारण हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज हर साल आता रहता है, एंड हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये कंटिन्यू होता रहेगा फ्यूचर में भी। चूंकि आप सीएफओ हैं और कंपनी के जरा जो नंबर्स पे बड़ा बारीकी से नजर रखते हैं, इसलिए हम समझना चाहेंगे कि एक तो वैल्यूएशंस की बात हुई कि 34 गुना PEFY मल्टीपल का, यहाँ से वैल्यूएशन और बढ़ने वाली है, पहला नंबर्स में। और दूसरा मैं आपसे समझना चाहूंगा जो आपने कॉस्ट की बात की, तो आगे जाके कॉस्ट रैशनलाइजेशन और ज्यादा हो सकता है, अगर आप कुछ आंकड़ों में बता पाए। कॉस्ट का रैशनलाइजेशन, पहले मैं दूसरा पार्ट ले रहा हूँ आंसर का। जहाँ कॉस्ट का रैशनलाइजेशन की तरह नहीं देखते हैं हम लोग ये देखते हैं कि जितना खर्चा हो वो वैल्यू जनरेट करे हमारे लिए। तो हम इसीलिए खर्चा इंक्रीज ही कम करते हैं, तो कॉस्ट इंक्रीज कम होता है और रेवेन्यू फास्टर ग्रो होता है, जिसके कारण हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। तो हम लोग कॉस्ट कम करने का फोकस करने की जगह खर्चा करते समय, पहले स्टार्ट करते समय ध्यान रखने का कोशिश करते हैं। वैल्यूएशन जो हमें लगता है डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो हम कितना प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करेंगे और कितना मल्टीपल हमें मिलता रहेगा। तो मार्केट इटसेल्फ अभी तो थोड़ा अच्छा हो गया है पहले से, तो उसके कारण मार्केट का मल्टीपल भी अच्छा चल रहा है। उसके ऊपर हम लोग ग्रोथ भी ज्यादा अच्छी डिलीवर कर रहे हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा अच्छी डिलीवर कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा प्रीमियम भी मिल रहा है उस चीज का। और मुझे लगता है वो दोनों चीजें कंटिन्यू रहनी चाहिए इन द कमिंग टाइम्स। और तीसरा जो पहलू है वो है अर्निंग्स पे, जो हम हमेशा अभी तक ग्रो करते आ रहे हैं और हमें लगता है कि हम आगे भी ग्रो करते रहेंगे। चलिए, आप आंकड़ा मत दीजिए, बताइए CAGR जो आपने दिया था RHP में, वो तो कंटिन्यू रह सकता है? RHP का CAGR तो आई थिंक बहुत ही डिफरेंट टाइम फ्रेम का था, क्योंकि उस समय तो हम लोग जस्ट स्टार्टेड, हमारा रेवेन्यू बहुत जल्दी था, 85% रेवेन्यू ग्रोथ था। इतना तो नहीं आई थिंक आने वाला है, बट डेफिनेटली फ्रॉम अ एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव हम लोग उतना ग्रो कर सकते हैं, बट परसेंटेज तो हमेशा बेस इफेक्ट का भी बेनिफिट रहता है। बिल्कुल, वहां पे गणित आ जाता है। चलिए, हम शेयर धारकों की तरफ से पूछें तो उनको बड़ा उम्मीद रहती है कि आगे जाके कंपनी में हम अगर निवेश कर रहे हैं तो वहां पे डिविडेंड्स मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो जो शेयर धारक जो अभी तक आपके साथ जुड़े नहीं और जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? हमारी कंपनी अभी तो ग्रोथ कंपनी है। आई थिंक डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन इस अर्ली स्टेज में नहीं होना चाहिए। आई थिंक लेकिन जो हमने बिजनेस मॉडल बनाया है वो बहुत ज्यादा कैश जनरेटिंग है। अभी मेनली हमारा जो कैश है वो मार्जिन ट्रेड फंडिंग, जो हमारा नया प्रोडक्ट है, उसमें कंज्यूम हो रहा है। जब उसका ग्रोथ हो जाएगा पूरा, वो कब तक पूरा होगा? हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 3 से 4 साल में हम लोग फेयर मार्केट शेयर पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद प्रोबेबली हम डिविडेंड के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें लगता है कि वो बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्केल करने के लिए,
और उससे जो आरओआई जनरेट करेंगे वो सिग्निफिकेंटली हायर होगा देन गिविंग डिविडेंड्स। तो कम से कम आरओए और आरओई की रफ्तार लगभग क्या रह सकती है, इस पर आपका कुछ? हमने अभी तक 25% से ज्यादा ही आरओई जनरेट करके दिया है। आई थिंक हमारा एक फ्यूचर का गोल भी यही है कि हमेशा 20% के ऊपर रहें और यही टारगेट करते रहेंगे हमारी तरफ से। चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, 5 साल बाद जब हम आपसे बात कर रहे होंगे तो क्या मानक आपके हिसाब से तय होने चाहिए? बहुत आई थिंक सेम ही होना चाहिए उस समय भी, क्योंकि उस समय तक हम लोग और प्रॉब्ली बड़े हो जाएंगे रेवेन्यू, कस्टमर्स और इवन हमारे मार्केट शेयर पर्सपेक्टिव से, और उस समय भी स्टिल वैल्यूएशन तो स्टिल सेम ही रहने वाला है कि मार्केट का क्या चल रहा है और उसके ऊपर हमें कितना प्रीमियम मिल रहा है और हम क्या अर्निंग जनरेट करते हैं। बट हमें लगता है कि हम लोग ये तीनों चीजों में बेटर कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और फिर से हम एक बार जो हमने विजुअल्स देखे, आज आप अपने परिवार के साथ लिस्टिंग पे जा रहे थे, बहुत सारे इमोशंस जाहिर सी बातें जुड़े होंगे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। चलिए, तो यहाँ पर लिस्टिंग के बाद भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाता हुआ ग्रो का काउंटर, लेकिन ये आपने एक्सक्लूसिव बातचीत देखी मैनेजमेंट के साथ भी, अभी भी हम देख रहे हैं कि 22% के पार की मजबूती यहाँ पर दिखाता हुआ। और राइट, इस पर भी फोकस करेंगे और साथ ही नतीजे भी लगातार आ रहे हैं, सब कुछ होगा। और बीकाजी फूड्स के मैनेजमेंट से भी बातचीत होगी उनके Q2 नंबर्स पर ब्रेक के बाद। Presented by Canara Bank. Together